हेलो एवरीवन, ये क्लाइमेट एक्शन देखेंगे अब गोल 13। तो नेक्स्ट लेक्चर है ये PMFIS का है। तो इसको आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो गोल 13 में क्लाइमेट एक्शन आ जाता है, जिसमें कंपेयर किया जाए क्लाइमेट चेंज को। ये सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे मिटिगेट किया जाए। ठीक है, तो टेक अर्जेंट क्लाइमेट कैसे डेजर्टिफिकेशन को कम्बैट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और इनके इम्पैक्ट को देखना है। रेगुलेटिंग एमिशन एंड ऑल दैट, प्रोमोटिंग डेवलपमेंट्स। ठीक, किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो क्लाइमेट एक्शन के लिए सारी चीज़ें हैं। रेजिलियंस और अडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ाया जाए क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर के लिए। भाई या तो डिजास्टर तो आएगा तो जहाँ तक इंसान कर सकता है भाई। डिजास्टर तो कहाँ तक प्रिवेंट करोगे आप भाई। अडेप्ट तो कर सकते हो, उसको मिटिगेट तो कर सकते हो, कुछ उसमें क्या रिस्पॉन्स लोगे आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें। UNFCCC को फ्रेमवर्क को भी इम्प्लीमेंट करना, ये काम है हमारा। किसमें, ये क्या नाम है, क्लाइमेट एक्शन में आ जाएगा 13 में। और बिल्डिंग नॉलेज एंड कैपेसिटी टू मीट क्लाइमेट चेंज। फिर लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है, जिसमें कंजर्व करना है, सस्टेनेबली यूज़ करना है ओशन का, सीज का, मरीन रिसोर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई मछली वछली हैं, प्रोडक्ट हैं, कोई भी पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स है, और भी सारी चीज़ें बहुत सारी। तो मरीन पॉल्यूशन प्रिवेंट करना, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है ओशन का, इसको प्रिवेंट करना। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। फिर सस्टेनेबल फिशिंग हो, सब्सिडीज़ दिया जाए कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर फिशिंग। तो सब्सिडीज़ जो एंड करना। भाई ओवर फिशिंग हो रही है तो इसको रिड्यूस किया जाए। इकोनॉमिक बेनिफिट बनाना बट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्स का, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद लाइफ ऑन लैंड है गोल नंबर 15, जिसे प्रोटेक्ट किया जाए, रिस्टोर किया जाए, प्रमोट किया जाए। क्या, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। सस्टेनेबल मैनेज करो फॉरेस्ट को, जो टेरेस्ट्रायल इकोसिस्टम उसको, भाई डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करिए ना। घास वहाँ हट रही है, ज़मीन बंजर बन रही है, उसको क्या, उसको आपको कम करना है। जैसे यहाँ कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हाल्ट एंड रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन को रोका जाए। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जाए। हाउ टू प्रिवेंट द बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सारी चीज़ें हैं। कंजर्व करना, रिस्टोर करना, इकोसिस्टम को आप कंजर्व करिए, इसको रिस्टोर करिए, डेजर्टिफिकेशन ख़त्म करिए, डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करिए। ठीक है, और माउंटेन इकोसिस्टम बनाना है, बायोडाइवर्सिटी है, नेचुरल हैबिटेट, ये सारी चीज़ें हैं। अर्बनाइजेशन को जहाँ तक को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, जेनेटिक रिसोर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, एक्सेस और फेयर और इक्विटेबल, नगोया प्रोटोकॉल था इसमें। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत ये वाला था। ठीक, फिर एलिमिनेट करना पोचिंग, ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ का, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ जो हैं इन ऑल इकोसिस्टम, उसको प्रिवेंट करना। फाइनेंशियल रिसोर्स को इंक्रीज़ करना। ठीक है, टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें सब आती हैं इसमें। फाइनेंशिंग इंसेंटिव, तो फाइनेंस करने का इंसेंटिव एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो फाइनेंसिंग क्या, इंसेंटिव, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को फाइनेंस करना और इंसेंटिव भी देना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर वर्ल्ड पीस वीस की बात की गई है कि पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना। तो गोल नंबर 16 में क्या आ जाएगा, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जिसमें पीसफुल प्रमोट करना, पीस, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, तो सबके लिए एक जस्टिस दिया जाए। इफेक्टिव और अकाउंटेबल इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बनाना, इंक्लूसिव जो सबकी बात देखे, अकाउंटेबल है, उसकी जवाबदेही हो, जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही, भाई अकाउंटेबिलिटी है तुम्हारी, तुमने ये काम किया क्यों किया। फिर यहाँ इफेक्टिव, असरदार हो। ठीक है, कोई भी आप इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन हो। ठीक, ऐसे नहीं कि बस बना हुआ है जिसका क्या रोल है, भाई आप इफेक्टिव हो कि नहीं, आप जो काम दिया वो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये हो गया गोल नंबर 16 में पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की। जैसे चिल्ड्रंस को अब्यूज़ से प्रोटेक्ट करना, भाई छोटे छोटे बच्चों को काम करवाया जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है, वायलेंस, ये सब सारी चीज़ से बचाना, और एक्सेस टू जस्टिस हो। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको भी इसी के अंतर्गत जो है 16 के अंदर कम्बैट करना। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं उन सबों को। ठीक है, इलिसिट फाइनेंसिंग, ये GS पेपर 3 में भी आप पढ़ोगे। ठीक है, अब मेरा लेक्चर है मे बी ऑर्गेनाइज क्राइम पे, आप एक बार देख लेना। फिर ये सब्सटेंशियल करप्शन और ब्राइबरी से आपको रोकना। ठीक है, करप्शन है, ब्राइबरी है, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन बनाना, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, डिसीजन मेकिंग में रोल हो। ठीक है, यूनिवर्सल लीगल एंटिटी, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक लीगल एंटिटी हो, इंश्योरिंग पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले ताकि, और फंडामेंटल फ्रीडम, अपने फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सकें, भाई इनकी आज़ादी है। पार्टनरशिप फॉर गोल, तो लास्ट वाला है पार्टनरशिप फॉर गोल। क्या है, स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवर्टलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या स्ट्रेंथन किया जाए, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो जरिया है, जो भी आप पॉलिसीज़ हैं, गोल्स हैं, उनको जिस जरिए से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, जिस इंस्टीट्यूशन से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, और रिवाइटलाइज करो। क्या, पुनर्जीवित करना है यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो भी ग्लोबल पार्टनरशिप है आप उसको सस्टेनेबल डेवलप, उसको रिवाइटलाइज किया जाए, एक्टिवेट किया जाए, उनको एक्टिव बनाया जाए। यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ को आप मदद करिए, जो भाई ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप डेवलप तो ग्रो कर चुके हो, ताकि डेट सस्टेनेबिलिटी हो, इन्वेस्टिंग इन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़। तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में डेट सस्टेनेबिलिटी मतलब इतना डेट ना हो जाए कि ओवर बर्डन हो जाए और ये फिर लाइबिलिटी में आ जाए ना। ठीक है, आप सस्टेनिंग डेट हो। ठीक है,
भाई ये वापस कर सकें, आधा डेट वापस कर सकें, दैट्स ऑल। नॉलेज शेयरिंग एंड कोऑपरेशन फॉर एक्सेस टू साइंस, भाई आप नॉलेज शेयर करिए, कोऑपरेट करिए, ताकि आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात हो तो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल गोल पार्टनरशिप, किस लिए पार्टनरशिप? सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ को, भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास नहीं है तो आप दीजिए उनको सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़। यूनिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम हो WTO के अंदर, ये सब बारी बातें आएंगी। ट्रेड बैरियर हटाना, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए ट्रेड बैरियर हटा देना, ठीक है। तो ये सारी भाई ट्रेड बैरियर कंट्रीज़ लगाती हैं, पर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को छोड़ दो ट्रेड बैरियर में। भाई डेवलप के लिए रखो, डेवलपिंग के लिए रखो, पर लीस्ट डेवलप को छोड़ दो। भाई इनके लिए इतना ट्रेड बैरियर मत लगाओ, भाई ये लोग अपना सामान तुम्हारे यहाँ बेच सकें, ये लोग एक्सपोर्ट कर सकें, इस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकें डेवलप कंट्रीज़ को, तो बैरियर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये कंट्री है, ये इम्पोर्ट कर रही है, अब इम्पोर्ट बैरियर लगा, ये है अब कोई चीज़ ये बैरियर लगा दी, नहीं हम नहीं लेंगे, ये प्रॉब्लम है, या मना कर दिया, तो ये जो कंट्री है लीस्ट डेवलप कंट्री है, भाई ये भी अपना पोर्ट एक्सपोर्ट कर सके भाई इस कंट्री ए को, ये बी लेस डेवलप्ड है, ए वाली मान लो डेवलप्ड है, तो भाई आप कम बैरियर लगाओ, इसे कहा जाएगा बैरियर कम लगाओ, सब बस यही फालतू की चीज़ें हैं। और फिर देखिए डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ये कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। देखिए 2019 में सवाल आया था, ये कैरिंग, ये जूलॉजी वाले बंदे जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए बड़ा आसान था। और इकोसिस्टम एज रिलेवेंट टू द इन्वायरमेंट एंड हाउ अंडरस्टैंडिंग दिस कम्युनिटी वायलिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? अब भैया कुछ नहीं है, रिफर्स टू मैक्सिमम लेवल जो इकोलॉजी सस्टेन कर सकता है, ठीक है, दैट इकोसिस्टम कैन ऑफर सस्टेनेबिलिटी। और इसके बाहर आप चले जाओगे तो भाई सब गड़बड़ा जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। अब कैरिंग कैपेसिटी को जो इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं ये सब एक्सीड कर चुके हैं। एग्रो सिस्टम पंजाब हरियाणा का ये स्ट्रेस हो गया, अंडरग्राउंड वाटर बहुत यूज़ कर, यहाँ डिप्लीट हो गया, अल्कलिनिटी हो गई, सॉइल की अल्कलिनिटी बढ़ गई, तो ये भी प्रॉब्लम कर गई। फिर डिफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैव एक्सीडेड द नेचुरल टॉलरेंस लिमिट ऑफ द वेस्टर्न घाट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ये सब चीज़ों से। पॉवर्टी इन द इंडो गैंगटिक रीजन हैव कंट्रीब्यूटेड टू एक्सेसिव पॉपुलेशन स्ट्रेस हुआ है, तो गरीबी से क्या हुआ, इंडियन गैंगटिक प्लेन में बहुत ज़्यादा गरीबी है, एंड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू पॉपुलेशन स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या कम हो गई भाई साहब, जितना रिसोर्स पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्स लिमिटेड है तो कैसे होगा। फिर हाइड्रो, भाई रिसोर्स की तो वो हो गई ना मारा मारी, तो अब सारा रिसोर्स एक्सप्लॉइट तो करोगे ही, तो कैरिंग कैपेसिटी तो कम है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो रहे हैं, अब ये सब टूरिज्म हो रहे हैं हिमालय में, क्या ये क्या डिजास्टर पोटेंशियल है किसके लिए, सब इन्वायरमेंट के लिए। अब जियोलॉजिकल स्ट्रेस कॉजिंग इट टू सिंक, ये भी इसी वजह से जो, अब ये आंसर में कोट करना है तो जोशीमठ का जियोलॉजिकल स्ट्रेस डाल दो, कॉजिंग इट टू सिंक। फिर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट समझ में, इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर अर्बन और सस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। तो भाई क्यों समझना है, कैरिंग कैपेसिटी चाहिए क्यों आपको भैया, इसलिए कि कितनी क्षमता है एनवायरमेंट के लिए, कितना रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, अर्बन प्लानिंग में आएगा काम, सस्टेनेबल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन में आएगा, डेवलपमेंट में आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करिए, क्यों, तभी तो आप मीट करेंगे रिसोर्स की डिमांड, रिसोर्स मीट कर पाएंगे, वरना इतनी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी रिसोर्स ही मिलेगा, वाइल्ड लाइफ मैनेज करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए ये सब खत्म हो गया, अब नया लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ये, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग पास काफ़ी समय है, 30 मिनट तक तो 35-40 मिनट तक तो रहेगा ही। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज पे, तो स्टार्ट करें यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज पे। तो ये वाला नया वाला टॉपिक है, ये थोड़ा आइए इसको अच्छे से देखा जाए क्या है क्या नहीं। देखिए UNFCCC क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, जो क्रिएट कर गया था यूएनएजीस के अंडर, मतलब UN के अंदर क्रिएट किया गया। ये न्यूयॉर्क में निगोशिएट हुआ था 1992 में, और ये साइन हुआ है 1992 में एट रियो अर्थ समिट। तो ठीक है, रियो अर्थ समिट में ये साइन कर दिया गया, जिसको कहा जाता है UNFCCC का ये इंटर एनवायरनमेंट ट्रीटी। मार्च 2024 में इसके जो पार्टीज़ थे वो 198 पार्टीज़ हैं। ये क्या बोला, ये करता क्या है, ये इसका काम क्या है, ये एक फ्रेमवर्क बनाता है फॉर निगोशिएटिंग स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ये कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। तो इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर निगोशिएटिंग स्पेशल, निगोशिएट करने के लिए किस लिए, स्पेसिफिक जो इंटरनेशनल ट्रीटी प्रोटोकॉल है दैट एम्स टू सेट बाइंडिंग लिमिट ऑन ग्रीन हाउस गैस। तो जहाँ ग्रीन हाउस गैस पे जो भी बाइंडिंग लिमिट रखेगा उस पर ये लोग डिस्कशन करते हैं। UNFCCC जो है इट सेल्फ सेट्स नो बाइंडिंग लिमिट, खुद ये कोई बाइंडिंग लिमिट नहीं रखता है, ठीक है। ये सारे लोग बात करेंगे आपस में, फिर सब तय होगा। तो स्टेबलाइज GHG कंसंट्रेशन को रोकना, स्टेबलाइज करना ये काम है इनका, एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस कॉन्सिक्वेंस को कम कर दिया जाए। इट इज़ कंसिडर्ड लीगली बॉन्डिंग, तो इसके लिए लीगली नॉन बाइंडिंग माना जाता है। क्या माना जाता है, लीगली नॉन बाइंडिंग, ठीक है। अब कॉप है UNFCCC का, ये क्या है, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी इसकी कॉप। सारी स्टेट जो है पार्टीज़ टू द कन्वेंशन जो है ये आर प्रेजेंटेड एट द कॉप। कॉप पे जो भी इसमें जो भी पार्टीज़ हैं इस कन्वेंशन से लेके तो सब प्रेजेंट होती हैं। और कॉप जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, दे रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी लीगल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये इसको देखते हैं, एंड अडॉप्ट्स इट एंड प्रमोट्स इट इफेक्टिवली, ठीक है। फिर द पार्टीज टू द कन्वेंशन मेट एनुअली, 1995 से एनुअली मिलते हैं।
और 2020 का कॉप वो 2021 में शेड्यूल हुआ था। चलिए आइए लिस्ट ऑफ मेजर यूनिवर्सिटी सबमिट देखा जाए तो देखिए 1995 में कॉप 1 हुआ था, ये बर्लिन में जर्मनी हुआ था। कॉप 1 जो हुआ है बर्लिन जर्मनी में हुआ, ठीक है, रियो के बाद हुआ। अब ये हुआ बर्लिन मैंडेट कहा जाता है, तो 95 वाले को बर्लिन मैंडेट कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा बर्लिन मैंडेट। और इसमें क्या होता है, इट कॉल्स टू इस्टेब्लिश स्पेसिफिक लीगली बाइंडिंग टारगेट एंड टाइम टेबल GHG मिशन के लिए बाय डेवलप कंट्रीज। तो ये डेवलप कंट्रीज पे फोकस कर रहा है, उनको बुलाता है, उनसे कहता है इट कॉल्स टू इस्टेब्लिश, भाई इस्टेब्लिश करो एक लीगल बाइंडिंग टारगेट और टाइम टेबल सेट करो, भाई टारगेट रखो ताकि GHG मिशन कम हो बाय द डेवलप कंट्रीज। तो डेवलप कंट्रीज के लिए ये बुलाया गया और भाई आप ऐसे ऐसे टारगेट रखो। फिर 97 में एक हुई, क्या दूसरी हुई 1997 में कॉप 3 क्योटो, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, ये लीगली बाइंडिंग हो गई। ये लीगली बाइंडिंग ये तो कॉल करता है ना पहला वाला, पर ये लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है फॉर डेवलप कंट्रीज। भैया डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए लीगली बाइंडिंग अडॉप्शन है, भैया आप GHG एमिशन को अपना रिड्यूस करो। कौन सा है ये, कौन सा होता है भाई साहब, 1997 का कॉप 3 क्योटो जापान वाला, ये लीगली बाइंडिंग हो गया कि GHG एमिशन कम करो। फिर कॉप 8 न्यू दिल्ली में, देखिए इंपॉर्टेंट है, कॉप 8 न्यू दिल्ली 2002, तो 2002 वाला जो था कॉप 8, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट इन 2002 का था इंडिया का, वो इसी के बाद इंप्लीमेंट हुआ था। तो ठीक है, कॉप 8 2002 ये न्यू दिल्ली इंडिया में। फिर कॉप 5 हुआ। अब ये जो कॉप 5 हुआ है, अरे कॉप 11 हुआ है 2005 में, ये क्योटो प्रोटोकॉल इसमें रेटिफाई हो गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल इसमें रेटिफाई हो गया था, ठीक है, पर कॉप 3 में रेटिफाई कर दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को 5 में, पर यहाँ देखो कॉप 3 जो हुआ था 1997 का, इसमें इस्टेब्लिश कर दिया गया था कॉप 3 को, और ये लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस सेट किए जा रहे थे GHG मिशन पे। तो शुरुआती बात तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो हुई है भाई साहब, वो यहाँ हो गई 97 में, पर रेटिफिकेशन जो हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल का, याद रखिएगा 5 में। और ठीक है, ये CMP 1 मॉन्ट्रियल कनाडा, तो CMP 1 है क्योंकि पहली बार हुआ मॉन्ट्रियल पे, कनाडा में हुआ था, तो मॉन्ट्रियल CMP 1 कहा जाएगा, ठीक है, रेटिफिकेशन इसका। तो ये है CMP 1, तो इसको CMP 1 कहा गया क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में रेटिफाई हुआ। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल रेटिफाई होने के बाद ये पहली मीटिंग थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मॉन्ट्रियल में हुआ था, तो CMP जो हो गया ये 1 हो गया क्योंकि 5 में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल रेटिफाई हुआ, तो इसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया, CMP 1, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बना हुआ था, एक ऑब्लिगेशन डाला था डेवलप कंट्रीज़ पे ताकि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम कर सके। फिर देखिए कॉप 9 हुआ है जो 2009 में, कॉप 15 हुआ है जो कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है, 11 वाला दरबन में हुआ है, कॉप 11 2011 में, कॉप 17 हुआ है डरबन में, तो 13 वाला जो हुआ था पोलैंड में, फिर 12 वाला जो हुआ था दोहा कतर में, ठीक है, दोहा कतर में, और कॉप 18 कहा जाता है। देखिए यहाँ कॉप 18, ठीक है, अब यहाँ कॉप 15 हो गया, और यहाँ कॉप 18 कौन सा हो गया, CMP, ये दोहा कतर में हो गया। फिर कॉप 11 कहाँ हो गया, CMP 1 दरबन साउथ अफ्रीका में, ठीक है। फिर 14 वाला जो हुआ था वो जिसको कॉप 20 कहा जाता है, तो 14 कॉप 20 हुआ लीमा पेरू में। देखिए 15 वाला इंपॉर्टेंट है, कॉप 21 इसको कहा जाता है, या CMP 11 था। तो 15 वाला अगर पूछे तो ये क्या था, कॉप 21, पेरिस वाला CMP 11 था, तो पेरिस एग्रीमेंट वाला याद रखिएगा CMP 11 था, ठीक है, और 11 था। हालांकि 5 में रेटिफाई हुआ तो 2015 10 मान लोगे, बट ये CMP 11 है। 16 वाले में मैराकेश था मोरक्को में, और 17 में बॉन जर्मनी में हुआ था, और ये कॉप CMP 13 है। 18 में कैटोविस पोलैंड में, तो 2018 में 24 कॉप 24 हुआ था कैटोविस पोलैंड में। कॉप 23 हुआ था बॉन जर्मनी में 2017, और 2019 में कॉप 25 हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये मैड्रिड में। देखिए 21 वाला कब हुआ है कॉप, ये कॉप 26 से 21 वाला ये ग्लासगो में हुआ है, यूके ने होस्ट किया था। फिर इजिप्ट वाला कॉप 27 है जो 2022 में, और अभी वाला दुबई में हुआ, ठीक है। इसके अध्यक्ष बताइए कौन थे, इसको हेड कौन किया। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNFCCC जो इसका नाम है, और कॉप सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो कॉप सर्व कर एज द मीटिंग ऑफ पार्टीज, जो क्योटो प्रोटोकॉल के लिए पार्टी है तो उसकी मीटिंग है ना, ठीक है। तो मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द वो CMP, ठीक है, जो मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द जो भी पार्टी क्योटो प्रोटोकॉल में है, ठीक है, तो वो वाली मीटिंग है, क्योंकि 5 में रेटिफाई हो गया तो ये CMP हो गया। फिर भाई क्रिटिसिज्म देखो UNFCCC का क्या है, यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म ये है भाई साहब इन लोगों के पास, तो क्रिटिसिज्म ये है कि एक्सेप्ट द क्योटो प्रोटोकॉल को छोड़ के नथिंग एक्सेप्ट द क्योटो प्रोटोकॉल मेड बाइंडिंग लिमिट। तो GHG मिशन पे कोई बाइंडिंग लिमिट सेट ही नहीं किया भाई साहब, एक्सेप्ट द क्योटो प्रोटोकॉल। अब दे नेवर अचीव इट्स स्टेटेड गोल को अचीव नहीं कर पाए ये लोग। जो डेवलपिंग कंट्रीज जो CO2 एमिटर्स हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइक इंडिया एंड चाइना, तो इनको आप नहीं कवर किए हो। नेगोशिएशंस आर गवर्न्ड बाई कंसेंसस से हो रहा है,
ठीक है, तो यही है ना, खुद इट इज सेल्फ लीगल बाइंडिंग लिमिट यूएनएफसीसी नहीं सेट करता है, तो वही है, कंसेंसस से होता है। और स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर ऑफन बैक ब्लॉक एट द नेगोशिएशन, बड़े बड़े कंट्रीज आके अपना निर्णय ले लेते हैं, छोटी कंट्रीज को मौका ही नहीं मिल रहा। इट इज़ ईजी फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज टू escape फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, से जो डेवलप्ड कंट्रीज भाग जाते हैं। जैसे यूएस है वन ऑफ द बिगेस्ट पॉल्यूटर, ये क्योटो को कभी रेटिफाई ही नहीं किया। कनाडा है वो भी क्योटो से निकल गया, कहा वेल्थ ट्रांसफर से लेट आउट ऑफ द ड्यू टू बाइंडिंग लिमिट की वजह से। जापान रशिया ने साइन नहीं किया सेकंड क्योटो टर्म को, तो जापान आ गया, रशिया गए ने सेकंड क्योटो टर्म साइन ही नहीं किया, यूएस ने नहीं साइन किया, कनाडा हो गया छोड़ के चला गया। अब इस वजह से ठीक है, देखो डिड नॉट साइन द सेकंड टर्म, जापान रशिया ने क्यों नहीं किया, बिकॉज इट वुड इम्प्रोव रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा दैट आर नॉट फेस बाय दियर मेन कंपटीटर चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। अब ये डेवलपिंग में सब आ रहे हैं, तो ये सब कॉम्पिटिटर इनके लिए क्यों नहीं लागू किए हो, बस यही वाली बात आ गई। तो कॉप 3 देखिए 1997 जो कॉप हुआ था इसमें क्योटो प्रोटोकॉल की बात रखी गई थी। तो ये देखा जाए यहाँ पे क्या, क्योटो प्रोटोकॉल वॉज डेवलप्ड इन क्योटो जापान। कहाँ पे डेवलप हुआ था, ये क्योटो जापान में, ठीक है, अडॉप्ट किया गया था, ठीक। बट इन्फोर्समेंट 2005 में हुआ, दैट इज़ उसी को कॉप CMP1 कह दिया जाता है। इट इज़ द ओनली ग्लोबल ट्रीटी, ऐसी ओनली है जिसके बाइंडिंग लिमिट है GHG एमिशन पे। तो GHG एमिशन पे एक बाइंडिंग लिमिट रहने वाला ओनली ग्लोबल ट्रीटी है, कौन, क्योटो प्रोटोकॉल। और देयर आर 192 इसके पार्टीज़ हैं क्योटो प्रोटोकॉल के। इंडिया ने 2002 में रेटिफाई किया, हमारे USA ने तो कभी रेटिफाई ही नहीं किया, कनाडा 2012 में ही छोड़ के भाग गया। तो फाइट जो है ग्लोबल वार्मिंग बाई रिड्यूसिंग GHG, तो इसका एम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को लड़ना, ताकि रिड्यूस करें कैसे, GHG एमिशन को कम करके टू ए लेवल दैट वुड प्रिवेंट एंड डेंजरस एंथ्रोपोनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम, से जो ह्यूमन क्रिएट कर रहे हैं इंटरफेरेंस वो रिड्यूस किया जा सके। क्योटो प्रोटोकॉल है बेस्ड ऑन ए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। कॉमन क्या, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट डिफरेंशिएटेड, क्यों भाई, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, लीस्ट डेवलप है उनकी कम है, डेवलपिंग और कम है। तो ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन मतलब सबको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, ग्रीन हाउस गैस को के एमिशन को रिड्यूस करना है, ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट डिफरेंशिएटेड मतलब कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन डेवलपिंग वाला कम करेगा, डेवलप्ड वाला ज़्यादा करेगा। डेवलप्ड भाई डेवलप्ड हो चुके हो ना, अब आप एमीटर भी सबसे ज़्यादा हो डेवलप्ड वाले, तो डेवलप्ड वाले एमीटर भी बहुत ज़्यादा हैं। बट अंडर डेवलप्ड जो लीस्ट डेवलप्ड है ये तो एमीटर ही नहीं है, तो इन पर क्यों जिम्मेदारी वैसी डाली जाए, तो लीस्ट डेवलप्ड वालों पर कम जिम्मेदारी डाली जाएगी, ठीक है। लीस्ट डेवलप्ड हैज़ लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर मोस्ट डेवलप्ड हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर इंडिया और चाइना डेवलपिंग में आते हैं, पर इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वी आर द एमिटर्स। 3 बिग विलेंस कहा जाता है इंडिया, रशिया और चाइना को, ठीक है। चलिए आइए सब पढ़ा जाएगा इसमें। अब इससे क्या होता है, GHG एमिशन को कम करना है बाई डेवलप्ड वर्ल्ड, तो बाई अबाउट 5% बाई 2000 कंपेयर्ड विद 1990 लेवल। तो इसमें कहा गया कि भैया डेवलप्ड वर्ल्ड भाई 5% कम करो 2012 तक, ठीक है, जो कहा गया था क्योटो 1997 में कि 2012 तक कम करो, और जो तुम्हारा 1990 लेवल एमिशन है उससे। भैया अमेरिका तो भाग गया छोड़ के, अमेरिका तो मानने को तैयार ही नहीं है, वो डेवलप ही करना है अमेरिका। फिर अब ये देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एमिशन टारगेट क्या क्या हैं, तो कौन कौन से ऐसी चीज़ों को जो ग्रीन हाउस गैस को हटाना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, मीथेन भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रस ऑक्साइड है, SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, इनकी अलग अलग कैपेसिटीज़ हैं। पर फ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह इसको यूज़ किया गया था। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का क्या है कि इनका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस पोटेंशियल कम है, बट इसका ग्रीन हाउस गैस रिलीज करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई इसको भी बैन कर दिया गया। पर अभी इंडिया 40 की बात करेगा, 2040 तक इंडिया को छूट दी गई है, ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा था। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही हैं, इसका मतलब ये है कि पुट्स द ऑब्लिगेशन डेवलप्ड कंट्रीज़ पे टू रिड्यूस द करेंट एमिशन। भैया डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई ना, क्यों भैया, हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल हैं ये सब एमिशन के लिए, फॉर द करेंट लेवल ऑफ GHG वो इन्हीं की वजह से बढ़ा है। पर ठीक है, उनको 2 कैटेगरी है, देखो हिस्टोरिकली द बिगेस्ट पॉल्यूटिंग कंट्री जो है भैया US, UK में तो पूरा अंधेरा ही छा गया था, ठीक है भाई, पूरा लंदन वंडन एकदम स्मोक और सूट से सब भर गया था। और फिर फ्रांस आ गया, जापान है, रशिया है, सब वर्ल्ड वॉर में भी सब इन्वॉल्व थे, सब बहुत जर्मनी भी आ रहा है, जर्मनी नहीं यहाँ पे, तो रिसेंटली पॉल्यूटिंग डेवलपिंग कंट्रीज़। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं भैया ये तो डेवलप्ड वाली हो गई, डेवलपिंग में चाइना, इंडिया, ब्राज़ील आ रहे हैं भाई, पर ये भी बहुत बड़े मीटर हैं। डेवलपिंग इसका मतलब मीटर नहीं है, ये लोग भी मीटर हैं, ये 1950 से भी इमिट कर रहे हैं। तो एवरी कंट्री डेवलपिंग एंड डेवलप मस्ट पार्टिसिपेट इन द फाइट, दोनों को फाइट करना है, ठीक है। बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिगेस्ट पॉल्यूटर को ज़्यादा ही देना भाई, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपोर्शनल है टू पॉल्यूशन कॉज, भाई जो ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज किया भैया उसको तो देना ही देना है। फिर इसके बाद क्या हो गया, 10 अंडर CBDR के अंदर क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे हैं US, UK, रशिया, इनको मस्ट कंट्रीब्यूट मोर टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस, ठीक, एक्सेप्टिंग सर्टेन बाइंडिंग लिमिट ऑन GHG
एंड दे मस्ट कंट्रीब्यूट फंड, भैया ये लोग फंड भी दो, दे मस्ट कंट्रीब्यूट टू डेवलप्ड हैं, ये फंड भी दें टुवर्ड्स रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और किसको दें? डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप को। भाई चाइना इंडिया को छोड़ दो, पर लीस्ट डेवलप को तो दो, डेवलपिंग को तो दो। मीनवाइल डेवलपिंग कंट्रीज एंड एलडीसी शुड डू एवरीथिंग, उनको भी करना चाहिए। अब ये नहीं कि वो लोग उन पर जिम्मेदारी कम होगी तो ये एमिशन ही किए जा रहे हैं, तो वो लोग भी अपने तरफ से एफर्ट करें। However, nothing is binding on them and energy initiative is voluntary। ये सब बाइंडिंग तो है नहीं इनके लिए, बट एनर्जी जो इनिशिएटिव है ये क्या है? वॉलंटरी है। देखा जाए कितना मिनट हो चुका है, अभी है 10 मिनट है हम लोग के पास, 30 मिनट करेंगे। क्लाइमेट रिपरेशंस, तो यहाँ देखा जाए अकॉर्डिंग टू ये रिसेंट रिपोर्ट आई हुई है क्लाइमेट रिपरेशंस पे लेकर के, तो यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट, UNOCHA, ऊंचा लिख लो, ऊंचा लिखा हुआ है, क्या ऊंचा है कुछ, ये यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट की बात की। इकोनॉमिक लॉस, जो अनअवॉइडेबल जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, ये कितना माना गया? लगभग $290 बिलियन से $580 बिलियन ये इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा 2030 तक। और जो नॉन इकोनॉमिक लॉस है, देयर आर नॉन इकोनॉमिक लॉसेज ऑल्सो, ये जो हैं इंक्लूड लॉस ऑफ लाइफ और ये सब जो होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। क्लाइमेट रिपरेशंस क्या होता है? मॉनिटरी कंपनसेशन दैट डेवलप कंट्रीज गिव टू डेवलपिंग। भाई डेवलप्ड हो गए हो आप, कोई कंपनसेशन दो भाई, आपने जो इतना पॉल्यूट किए हो जिसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, और डेवलपिंग कंट्रीज तो डेवलप कर नहीं पाई हैं जिस वजह से भी नहीं कर पाई, पर कंपनसेट तो कुछ करना पड़ेगा, तो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन के लिए अपने, तो क्लाइमेट रिपरेशंस हो गया। फिर इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ यूनिवर्सली एक्नॉलेज पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, भाई जो पॉल्यूट किया वो पे करे। ये द पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल इज इनएक्टेड टू मेक द पॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग फॉर द डैमेज डन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। पर ये कोई मानता नहीं कि हमें तो एक दूसरे को देख रही है वर्ल्ड अभी कि पहले ये करे तो पहले वो करे, सब चक्कर में सब पता नहीं क्या ही होगा। हिस्टोरिकल एमिशन आर्गूमेंट क्या है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, कौन है? जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द GHG एमिशन ज़्यादा किया है, ठीक है। सिंस 1850s में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जो इन लोगों ने कोयला और तेल इस्तेमाल करना शुरू किया भाई साहब हैं, और जो चिमनी उमनी जलाना शुरू की है, और जो भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, सब मशीन जो एनर्जी इन्होंने जो मोस्ट इनिफिशिएंट वे में जो एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है भाई, मोस्ट इनिफिशिएंट वे में और पॉल्यूटिंग एकदम, ठीक है, वो भाई इन लोगों ने पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया, सब तो लाभ आ दिया हर चीज़ पर, ये जो है इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर गई है। फिर US है, UK, यही सब तो मेन थे, US, UK, EU, ठीक है। दे 40% ऑफ ऑल द एमिशन इस टाइम में इन्होंने किया है। जैसे कि कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी थे, ये भी इनका कंट्रीब्यूशन 65% के ऊपर है। तो इसमें कई कंट्री, कनाडा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है। यहाँ US, UK, EU अकेले 50% से ज़्यादा बना रहे हैं। इवन दो द डेवलपिंग कंट्रीज आर करेंटली इमिटिंग हाई अमाउंट ऑफ CO2, अभी भी ये डेवलपिंग कंट्री निकाल रहे हैं, पर सिंस 1885 इनका एमिशन रेट कम है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर CO2 का एट प्रेजेंट एंड अकाउंट फॉर 3% ऑफ हिस्टोरिकल एमिशन। ये याद रखिए कि हमारी जो कंट्री इंडिया, ये 3% है सिर्फ हिस्टोरिकल एमिशन का। भैया हमने सिर्फ 3% किया तो हम क्या पैसा दें? 3%। और ये बात हम रखेंगे, ये रखी जाती बात। चाइना जो बिगेस्ट एमिटर का है CO2, इसने जो कंट्रीब्यूट किया 11%, तो इतना चाइना कर रहा है, फिर भी चाइना की 11% है, हम तो 3% है भाई। हमारे तो लीगली बाइंडिंग कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, हम तो कुछ ना करें, पर फिर भी इंडिया कर रहा है। दैट्स द कंट्री वी आर। फिर यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया जाए तो इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज CO2 रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर रहता। इट इज़ दस क्यूमुलेटिव अकुमुलेशन ऑफ CO2 दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो 100 सालों तक पड़ा है, इससे ज़्यादा हो रहा है। UNFCCC ने एक्सप्लिसिटली, UNFCCC का क्या स्टैंड है इसके ऊपर कि UNFCCC एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्नॉलेज करता भाई होनी चाहिए अलग अलग जिम्मेदारियाँ, ठीक है। हर कंट्री पे सेम नियम लॉ नहीं लगा सकते हैं, ठीक। इट मेक्स इट क्लियर दैट रिच कंट्रीज मस्ट प्रोवाइड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी दे रिच कंट्री। किसको? गरीब मुल्क को, जो डेवलपिंग है, अभी डेवलप नहीं किया, उसके पास पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं। भाई खाने पीने के तो लाले पड़े हुए हैं भाई, हेल्थ नहीं है, फूड नहीं है, एग्रीकल्चरल डेवलप नहीं है, हेल्थ डेवलप नहीं है, कुछ है ही नहीं। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिटिगेट कैसे करेंगे भाई साहब? तो आप इनको पैसा दो, फाइनेंस दो ना। आप तो डेवलप कर चुके, कुछ आपकी जिम्मेदारी, बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? रिच कंट्रीज एग्री टू प्रोवाइड $100 बिलियन एवरी ईयर। अब रिच कंट्री के हम $100 बिलियन देंगे और ये सब है डेवलपिंग वर्ल्ड को, ठीक है। येट टू बी फुलफिल्ड। भैया ये लोग कर और नहीं रहे, खाली मुँह ज़बानी लोग ने कह दिया येट टू बी फुलफिल्ड। अब देखो इनिशिएटिव्स क्या हैं, क्लाइमेट रिपरेशंस की। देखो यहाँ पे है कि जो वर्षा इंटरनेशनल मैकेनिज्म है, फॉर लॉस एंड डैमेज, जो वर्षा का इंटरनेशनल मैकेनिज्म लॉस है, जो 2013 में हुआ था पोलैंड में, यहाँ फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया गया था टू कंपनसेट डेवलपिंग कंट्रीज। पहला फॉर्मल रिकॉग्निशन
इट वॉज द फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन टू कंपनसेट द डेवलपिंग कंट्रीज जो डायजेस्टर से हिट है। भैया जो डायजेस्टर से कंपनी जो भी कंट्रीज हिट हैं, पहला फॉर्मल रिकग्निशन दिया गया कि कंपनसेशन का पहला फॉर्मल रिकग्निशन भाई साहब कहाँ मिला हुआ है? पहला फॉर्मल रिकग्निशन वर्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म ऑफ लॉस एंड डैमेज। कहाँ पे? वर्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। ये याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। वर्सा है तो पूरे ही क्वेश्चन वाले सब, पर वर्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म कहाँ का? फॉर लॉस एंड डैमेज, ठीक है। तो यहाँ लिख दो वर्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। कब? 2013, ठीक। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज जो क्योटो प्रोटोकॉल में हुई हैं, आइए देखा जाए। लेक्चर है, अब क्लासिफिकेशन जो है ये थोड़ा सा और है डिटेलिंग, नया वो चलेगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है।